हेलो क्लास। पिछली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लास में हम लोग देखे थे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है, ठीक है। उसके डेफिनेशंस को देखा था। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको देखा था। तो इसको दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया था, स्टैटिक और डायनेमिक। फिर स्टैटिक में हम क्या करते हैं, उनसे डील करते हैं जिसपे फोर्स लग रहा हो और बॉडी रेस्ट में हो। लेकिन डायनेमिक में क्या करते हैं कि हम मोशन बॉडी को स्टडी करते हैं, ठीक है। उसमें स्टडी कर क्या करते हैं, दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक होता है उसमें काइनेमेटिक और दूसरा होता है काइनेटिक। काइनेमेटिक में क्या होता है कि हम बॉडी पे फोर्स का इफेक्ट तो स्टडी करते हैं, लेकिन किसकी वजह से बॉडी में क्या मोशन आ रहा है या वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है वो नहीं स्टडी करते हैं। मतलब बॉडी में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, इन सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं, लेकिन फोर्स को नहीं इसमें इंक्लूड करते हैं। लेकिन वहीं अगर काइनेटिक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो काइनेटिक में हम दोनों कॉज को स्टडी करते हैं। मतलब जिसके कारण से बॉडी में मोशन आ रहा है यानी फोर्स को और मोशन दोनों को स्टडी करते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि कुछ डेफिनेशंस देखे थे, बेसिक डेफिनेशंस। जैसे हम लोग देखे थे कि मास क्या होता है, फिर उसके बाद पार्टिकल क्या होता है और बॉडी क्या होता है। बॉडी में हम लोग देखे थे कि बॉडी दो तरीके की होती है, एक रिजिड और एक फ्लेक्सिबल, ठीक। आज हम लोग कुछ और डेफिनेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डेफिनेशन हैं जो आगे हम लोग को ज़रूरत पड़ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्पेस, टाइम, मोशन एंड ट्रैजेक्टरी। ठीक, ये इन सारे टॉपिक का हम डेफिनेशन देखेंगे। तो स्पेस क्या है? स्पेस वो सारी चीज़ें जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, ठीक। एक ऐसा रीजन जो चारों तरफ एक्सटेंड हो रहा हो और जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो। तो अगर स्पेस का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो स्पेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्पेस it is a region which extend in all direction, and contain everything for example sun, moon, earth, etc etc, ठीक। तो क्या है कि स्पेस क्या चीज़ है? वो ऐसा रीजन जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, ऐसा रीजन जो चारों तरफ एक्सटेंडेड है, ठीक। और सारी चीज़ें वो अपने अंदर इंक्लूड किया हुआ हो। एक्सटेंशन मतलब सारे डायरेक्शन में एक्सटेंशन, मतलब कि हम जहाँ तक जानते हैं कि 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक, एक्स, वाई और जेड। तो जितने भी स्पेस हैं वो 3D होते हैं, ठीक। और जो 3D होते हैं उसमें ये सारे डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है। यानी अगर हम कहें तो ये एक्स डायरेक्शन में भी एक्सटेंशन है इसका, वाई डायरेक्शन में भी एक्सटेंशन है और इसके परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में भी इसका एक्सटेंशन है। तो वो सारा स्पेस जिसमें ये एक्सटेंड हो रहा है और सारी चीज़ें इंक्लूड किया हुआ है। मतलब जहाँ हम लोग खड़े हैं ये भी स्पेस है, हम लोग जो बातें कर रहे हैं, जिस कमरे में हम लोग ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी एक स्पेस है, ठीक। तो वो सारा स्पेस जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक, उसको कहते हैं स्पेस। वो सारा रीजन जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं और ये हर डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है, ठीक। फिर आगे नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं क्या? टाइम। टाइम को कैसे डिफाइन करें? ठीक, टाइम को हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी इवेंट कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो
तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कितने देर तक की है, ठीक। तो ये बेसिक डेफिनेशन इसको हम ऐसे कर सकते हैं, टाइम इज ए मेजर ऑफ सक्सेसिव इवेंट्स, कि जो इवेंट्स हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है या किस स्पेस में हो रहा है, ठीक। तो जब भी हम कोई काम करते हैं, या हम पढ़ाई कर रहे हैं, या फ़ोन चला रहे हैं, या पैदल चल रहे हैं, तो वो क्या होता है कि टाइम उसमें जो भी हम काम करते हैं उसमें टाइम लैप्स होता है। तो हम क्या जो भी काम करते हैं उसमें टाइम लैप्स होता है, फिर हम बता सकते हैं कि ये टाइम क्या है, ठीक। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इट इज ए मेजर ऑफ सक्सेसिव इवेंट, ठीक। जो इवेंट चल रहे हैं उसको हम किस तरीके से मेजर कर रहे हैं उसी को टाइम कहते हैं, ठीक। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये एक टाइम जो है वो बीत रहा है, इसी को हम मेजर करते हैं। अगर मान लो 1 घंटे की क्लास चलती है तो वो 1 घंटा वो टाइम हो गया, ठीक है। तो जो भी हम इवेंट कर रहे हैं वो टाइम में रिकॉर्ड होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा डेफिनेशन है, मोशन। मोशन क्या है, मोशन अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी किसी अदर बॉडी के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन में है, ठीक। तो बेसिक डेफिनेशन इसका ये है कि अगर कोई बॉडी अपना स्पेस जो है वो चेंज करता है, अपना प्लेस जो है वो चेंज करता है, तो क्या कहेंगे, वो बॉडी मोशन में है, ठीक। तो इसको बेसिक डेफिनेशन इसमें क्या लिख सकते हैं, व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to other bodies, then it is called the body is in motion, ठीक। अगर कोई बॉडी क्या करे कि किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करे तो हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी जो है मोशन में है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि एक बस है, ये बस मूव कर रही है और इसमें 2 मैन खड़े हैं, ठीक। तो जब ये बस मूव कर रही है, ये दोनों खड़े हैं, और अगर इसमें कोई तीसरा बंदा इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ये फर्स्ट बंदा है, ये सेकंड बंदा है, ठीक। तो ये जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों बॉडी जो है वो मोशन में नहीं है। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर बस से उतर के बाहर आ जाए, ठीक, और बस अभी भी मोशन में है, मतलब कि अब ये दोनों बंदे, ठीक, और ये बस, ये तीनों मोशन में है, ठीक। तो इनके और इनके बीच में क्या होगा कि डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, पोजीशन जो है वो चेंज होगा। तो क्या कहेंगे कि बस जो है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन ये 2 बंदे अभी भी बस में एज इट इज खड़े हैं, तो यानी इन दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं, उन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस का चेंज जो है, वो डिस्टेंस का चेंज जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक। तो हम सिंपल सा डेफिनेशन क्या कहेंगे कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है तो क्या होगा कि वो बॉडी, कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है, ठीक। अब देखते हैं ट्रैजेक्टरी। अच्छा, मोशन जो है वो कई तरीके से हो सकता है, एक रेक्टिलिनियर होता है और एक कर्विलिनियर होता है। अगर मोशन किसी स्ट्रेट लाइन में,
अगर कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो क्या होगा? अगर कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसको कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक। और अगर वो बॉडी किसी कर्व में मूव करता है तो उसको क्या कहेंगे? कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग, मोशन को एक बार और देखते हैं। ठीक है, मोशन को दो पार्ट में बताया गया है, एक रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा क्या है? कर्विलिनियर मोशन, ठीक। अब देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। रेक्टिलिनियर मोशन में अगर देखा जाए, अगर ये पार्टिकल P है या बॉडी P है, ठीक, अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक, अगर पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो इसको क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक। लेकिन अगर ये पार्टिकल किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी कर्व में मोशन करता है, ठीक, तो इसको क्या कहेंगे? कर्विलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन। सिंपल सा है कि अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है और वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है तो वो क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक। और अगर कोई पॉइंट या कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी कर्व में मूव करता है तो वो उसे क्या कहेंगे? कर्विलिनियर मोशन, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी किसे कहेंगे? पार्टिकल या कोई बॉडी जो भी पाथ फॉलो करती है उसको कहेंगे ट्रैजेक्टरी, ठीक। अगर कोई बॉडी मोशन में है और उस मोशन के दौरान वो जो पाथ फॉलो कर रही है उसको कहेंगे ट्रैजेक्टरी, ठीक। क्या है? ट्रैजेक्टरी, ठीक। इसको क्या कहेंगे? सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, द पाथ followed by the path followed by the body, ठीक, is called trajectory, ठीक। जो पाथ फॉलो करता है कोई बॉडी उसी को ट्रैजेक्टरी कहते हैं, ठीक। जैसे अगर कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये उसका पाथ हो गया, ठीक। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये उसका पाथ हो गया, और अगर कोई पार्टिकल कर्व में मूव कर रहा है तो ये उसका पाथ हो गया। तो जो भी पाथ कोई पार्टिकल या कोई बॉडी फॉलो करता है उसको कहते हैं ट्रैजेक्टरी, ठीक। अब देखते हैं लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तीन तरीके के लॉ है, तीन लॉ है। पहला क्या है? इनर्शिया, ठीक। फर्स्ट लॉ में क्या है? इनर्शिया के बारे में बात करते हैं। सेकेंड में फोर्स, मास और एक्सीलरेशन की बात करते हैं या मोमेंटम की बात करते हैं।
और थर्ड में एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं। ये 3 लॉ है जो न्यूटन द्वारा दिया गया था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। ठीक, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहला क्या है, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं या इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन फर्स्ट लॉ में इन्होंने क्या बताया था कि जब तक कोई बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक वो बॉडी अपना स्टेट नहीं छोड़ना चाहती है। अब वो स्टेट या तो मोशन में हो या रेस्ट में हो। सिंपल से कहें कि अगर बॉडी कोई रेस्ट पे है, अगर ये डस्टर रेस्ट पे है, ठीक, तो ये रेस्ट पे तब तक रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक, और कोई बॉडी मोशन में तब तक रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक, इसको इनर्शिया ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ठीक, तो इसको अगर डिफाइन किया जाए तो क्या लिखेंगे, every body remain its state of motion or rest until an external force act on it। ठीक, क्या कह रहा है ये कि कोई भी बॉडी तब तक अपने स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब कि अगर कोई बॉल है, वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, ठीक, जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, ठीक, जब तक कोई, ये रेस्ट पे है, ये बॉल अभी रेस्ट पे है, जब हम कोई फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स इस बॉल को मूव कराने की कोशिश करेगा। ठीक, तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी ये अपना स्टेट छोड़ेगा, रेस्ट का स्टेट छोड़ेगा, तब जाके ये मोशन में होगा। मतलब इस बॉल को मूव कराने के लिए, अगर ये ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, इस बॉल को हमको किसी भी डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमको क्या करना होगा, एक फोर्स लगाना होगा। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, एवरी बॉडी रिमेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट until and unless an external force act on it। ठीक, अब क्या होगा कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, ठीक, जरूरी नहीं है कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको स्टॉप करें। ठीक, वो स्ट्रेट लाइन में मूव तब तक करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। हम क्या कर सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, हम फिर भी उसके इनर्शिया को चेंज कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है, ठीक है, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के या तो रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो रेस्ट पे ला सकते हैं, और या फिर किसी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक, हम क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम इसके डायरेक्शन को ही चेंज कर दें। जैसे जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉलर बॉल को अपने हाथ से फेंकता है, तो क्या होता है कि वो बॉल को स्पीड देता है और एक डायरेक्शन देता है, जिससे क्या होता है कि बॉल एक डेफिनेट डायरेक्शन में
ट्रैवल कर रही होती है। लेकिन जब वो बॉल बैट से हिट होता है तो क्या होता है कि बॉल बैट से हिट होने के बाद अभी भी मोशन में ही है, लेकिन क्या हो गया, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। तो क्या किए हम लोग कि इसका इनर्शिया जो है वो चेंज कर दिया। समझ में आया? ठीक, फिर देखते हैं सेकेंड लॉ। ठीक, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम सिंपल सा ये कह सकते हैं F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, M इंटू F इंटू एम ए। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम क्या कहेंगे, द वेक्टर सम ऑफ, अब यहाँ एक नया टर्म आ रहा है वेक्टर। अब इस डेफिनेशन में एक नया टर्म आ रहा है वेक्टर, जो हम लोग इसके बाद देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है। ठीक, द वेक्टर सम ऑफ फोर्स, F मान लेते हैं, द वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज equal to the mass is equal to product of mass of the body and acceleration of the body। ठीक, इसको हम लोग सिंपल सा अगर लिखना चाहें तो F इक्वल टू एम ए लिखते हैं, जहां पे F क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हम देखते हैं फोर्स, F क्या है, फोर्स, सॉरी, वेक्टर सम ऑफ फोर्स। ठीक, M क्या है, मास ऑफ द बॉडी। ठीक, और A क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक, तो हम क्या, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक, यानी हम सिंपल सा इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इंटू मास इंटू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, जहां m है मास है बॉडी का, a एक्सीलरेशन है बॉडी का, और फोर्स जो है वो टोटल वेक्टर सम है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ फोर्स एक से ज़्यादा है, तो क्या होगा कि और वो बॉडी मोशन में है, तो क्या होगा कि जो वेक्टर सम होगा, उसी फोर्स का जो वेक्टर सम होगा वो बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के। यानी अगर कोई बॉल है, ठीक, और बॉल ये ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है मान, ठीक, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ से लग रहा है, तीसरा फोर्स यहाँ से लग रहा है, ये अलग अलग फोर्स हैं, F1, F2, F3, और एक फोर्स जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, F4। ठीक, तो क्या होगा कि बॉल का कुछ मास होगा,
तो इन सारे फोर्स को मिला के इस फोर्स का वेक्टर सम करेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। इन सारे फोर्स को मिला के एक रिजल्टेंट फोर्स होगा जिसका एक डेफिनेट डायरेक्शन होगा कि वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक। और वो किसके बराबर होगा, और इन सारे अब वेक्टर सम किया जाए F इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक। इन सारे का वेक्टर सम हम करेंगे तो हमको एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा F, जो बराबर होगा किसके, मास ऑफ द बॉडी यानी मास ऑफ द बॉल, ठीक, जिसको हम m से डिनोट करेंगे, इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल, ठीक, जिसको हम a से डिनोट करेंगे। यानी हमको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा, मास और एक्सीलरेशन के बराबर, मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक। ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड देखते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो और भी सिंपल है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सिंपल सा डेफिनेशन है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो थर्ड लॉ में हम क्या लिख सकते हैं, टू every action has equal and opposite reaction, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि, ठीक है, एक एग्जांपल की तरह से देखते हैं कि कैसे किसी भी फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। सपोज करो कि ये फ्लोर है और इस फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरा वेट और अर्थ का ग्रेविटी फोर्स मिला के एक वेट जो है वो एक फोर्स लगा रहा है, मेरा वेट जो है वो इस फ्लोर पे एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। जितना मेरा मास होगा उसमें अगर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको वेट मिल जाएगा, और वो वेट जो है वो एक फोर्स है जो इस फ्लोर पे लग रहा है, ठीक है। और मैं तभी खड़ा हूँ जितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स ग्राउंड से या फ्लोर से मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब कि मैं फोर्स ग्राउंड को, फ्लोर को डाउनवर्ड लगा रहा हूँ और रिएक्शन मुझे अपवर्ड मिल रहा है इक्वल अमाउंट में, बस डायरेक्शन अलग है। तो ये क्या हो गया कि फोर्स जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों बराबर है लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो वही चीज कहा गया है कि एवरी एक्शन, मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मैं एक्शन कर रहा हूं, ठीक। मैं जो ग्राउंड पे खड़ा हूं तो ये मैं एक एक्शन कर रहा हूं, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उतना ही रिएक्शन मुझे मिल रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मतलब मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं तो मैं डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ग्राउंड से मुझे अपवर्ड रिएक्शन मिल रहा है, ठीक। तो अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, मतलब कि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये बॉल है, ये एक बॉल है जो ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, ये एक फोर्स लगा रहा है ग्राउंड को, ठीक। अब ये ग्राउंड पे तभी रेस्ट है जब जितना फोर्स वो बॉल ग्राउंड पे लगा रहा है, जितना फोर्स बॉल ग्राउंड पे लगा रहा है उतना ही इसे रिएक्शन मिल रहा है,
तो ये तभी ग्राउंड पे रेस्ट है जब जितना फोर्स इस पे लग रहा है, जितना ये ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है, उतना ही हमको रिएक्शन भी मिल रहा है। लेकिन डायरेक्शन क्या है? एक का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो दूसरे का डायरेक्शन अपवर्ड है। मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। इसी को कहेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, फिर देखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी बॉडी हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, और इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये सारे ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से ही एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच म्यूचुअली attract law of gravitation which mutually attract all the bodies of the universe। ठीक, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होते हैं कि एक दूसरे से म्यूचुअली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, कोई भी आइसोलेशन बॉडी है, कोई भी दो बॉडी है, वो क्या होगा? वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी न्यूटन ने दिया था। इसको फॉर्मुलेट करें, अगर इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, जहां पे F क्या है? फोर्स। F जो है वो फोर्स है। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक, m1 और m2 क्या है? m1 मास 1 है, m2 मास 2 है। ठीक, और r क्या है? r क्या है? r जो है उन दोनों मास के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ m1 एंड m2। ठीक है, अब इसको थोड़ा फिगर में समझे तो क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा मास है, ये m1 है, ये m2 है। इन दोनों के सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक, तो हम सिंपल सा अगर इस फॉर्मूले में रखें तो क्या होगा? फोर्स, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा? G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस r इंटू स्क्वायर, r स्क्वायर। ठीक, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो
इस यूनिवर्स में किसी भी दो आइसोलेटेड बॉडी के बीच में लगता है, जैसे अर्थ और मून, इन दोनों के बीच में भी ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। मून और सन के बीच में भी है, अर्थ और सन के बीच में भी है, मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी बॉडी हैं उन सारे के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।